जिस देश में अमृत काल तक आरक्षण को ही देश की बर्बादी की सारी वजह मानी जाती हो एक बहुत बड़े तबके के द्वारा, उस देश में आरक्षण को लेकर समझदारी साफ कहां होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का आज जिक्र करूंगा, जिसका जिक्र करना जरूरी है। करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले दिए जा रहे हैं, इनका आपके बच्चों के भविष्य से सीधा रिश्ता है। कानून, समझदारी, नियम, अवधारणा। हालांकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब से इस देश में लागू हो गया है, आरक्षण जैसे शब्द की अवधारणा ही खत्म हो चुकी है और उसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है, जिस पर आज तक लोगों की समझ साफ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए। राजस्थान के मामले में उसने कहा कि यूआर कैटेगरी होती है, जनरल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती। मेरिट में आने वाले किसी भी काबिल व्यक्ति को, चाहे भले ही वो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया हो, लेकिन कट ऑफ अगर उसकी यूआर कैटेगरी में है तो जनरल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती, वो ओपन फॉर ऑल होती है और उसमें उसे सफल माना जाएगा। वहीं कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का पहलू बदल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो आप जनरल कैटेगरी में जा ही नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देख करके इस पूरे मामले पर अपनी समझ साफ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। वरना ताकतवर ओहदों पर बैठे लोग या तो अपमानित करते आ रहे हैं आपके आरक्षण को कि आरक्षण जाति के नाम पर तो होना ही नहीं चाहिए, तो बर्बाद कर रहा है देश को। अगर आप उस कैटेगरी में, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हिंदू राष्ट्र वाला बनाने वाली जो प्रधानमंत्री का छोटा भाई है, उसकी रैली में जाइए। या अनिल मिश्रा जो कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला उतला जलाओ या BN राव को मानो, उसमें जाइए आप, और फिर आपके लिए तो डंका बज ही रहा है। अगर आप थोड़े समझदार हैं और अगर आप समझते हैं कि सामाजिक न्याय में आरक्षण का प्रावधान एक बहुत गहरी, क्रांतिकारी, आमूलचूल बदलाव की प्रक्रिया थी, तब तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए, ताकि यह समझे कि अंदर खेल क्या हो रहा है। और यह खेल वे लोग कर रहे हैं जिसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। गारंटी कह रहा हूं। हो तो जरा नाम दीजिएगा, मैं बदलाव कर लूंगा अपनी बात में। मामला राजस्थान का है और राजस्थान के मामले में 19 दिसंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी का अर्थ खुला हुआ, यानी सबको शामिल होने की बात कही। इसमें किसी भी जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जा सकता और आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार अपने आप आरक्षित पद के लिए ही नहीं कैटेगरी में बनाएगा। और इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पूरा मामला बदलाव का है। हुआ यह कि राजस्थान में 2022 में हाई कोर्ट और जिला अदालतों में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के 2756 पदों के लिए परीक्षा हुई। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट भी था। मई 2023 में परिणाम घोषित होने के बाद यह सामने आया कि कई आरक्षित श्रेणियों यानी SC, OBC, MBC, EWS के कट ऑफ अंक सामान्य श्रेणी से अधिक थे। कुछ उम्मीदवारों ने सामान्य कटाव भी पार कर लिया था, लेकिन अपनी श्रेणी के कटाव से कम अंक होने के कारण उन्हें टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उम्मीदवारों ने इसे अनुच्छेद 14 और 16 को उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट ने चुनौती दी और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। जो उम्मीदवार सामान्य कटाव पार कर रहा है उसे ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना। आप कल्पना करिए, अब जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? आरक्षण पर जब भी बात होगी, जाति जनगणना पर बात होगी। मैं जैसे एक सवाल पूछ दूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस देश में कितना % है? 10%। 10% ईडब्ल्यूएस किसको मिलता है? केवल जनरल कैटेगरी वालों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की शर्त यह है कि जो किसी भी तरह का आरक्षण पाते हैं वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि यह तो गड़बड़ है भाई, ये सवर्ण आरक्षण है, क्योंकि इसमें SC ST OBC के गरीबों को भी डालिए और बहुमत से फैसला ईडब्ल्यूएस में सवर्ण गरीबों के लिए मुस्तैद हो गया 10%। अब मेरा दूसरा सवाल, इस देश में सवर्णों की आबादी कितनी है? आप कहेंगे कि पता नहीं, क्योंकि जाति जनगणना तो हो ही नहीं रही है। SC ST की आबादी पता है, न OBC की पता है, न EWS की पता है। क्या केंद्र सरकार ने कोई सर्वे कराया? मेरी आने वाली किताब 10 तारीख को आ जाएगी, जाति जनगणना, और मैं चाहता हूं कि घर घर ये किताब पहुंचे। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मेरी है। जाति जनगणना की किताब इसलिए घर घर पहुंचे क्योंकि जो आरक्षण विरोधी हैं, जो सामाजिक न्याय विरोधी हैं,
वो कुतर्क करते हैं, झूठ बोलते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश हो और उनको थोड़ी समझदारी मिल जाए, आंकड़े मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी, समझ साफ हो जाएगी, इंसानियत के पैरोकार वो बन जाएंगे। और जो एससी एसटी ओबीसी हैं, जिनकी लड़ाई है सामाजिक न्याय की है, वो भी ये बात समझे कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और देश में बिना आंकड़ों के पॉलिसी बनाई जा रही है। इसलिए जाति जनगणना किताब को ये वाली जरूर मंगाइएगा और पढ़िए, पढ़ाइए, थोड़ा समझदारी से देखिए ना, वरना आपके लोगों का कोई हक लूटता रहेगा। ना आपके पास तथ्य होंगे, ना आपके पास तर्क होंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमने किताब लिख दी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं। अब ये तो बात आपको साबित करनी होगी कि आप जिंदा हैं और अपने हक को समझने के लिए पढ़ेंगे, लड़ेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि ईडब्ल्यूएस में कितने परसेंट है? 10%। कितनों को मिलता है? 10% है कि 8% है कि 7% है कि 12% है? पता ही नहीं। आरक्षण आपने 10% दे दिया। कई राज्यों ने इसीलिए ईडब्ल्यूएस अपने आप पूरा 10% लागू ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे यहां आपको आबादी ही 10% नहीं है और आप 10% रिजर्वेशन ले रहे हो। चलिए, कुल मिलाकर मैं 15%, 8% के बीच में 12% पर सहमत हो जाता हूं कि 12% इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण में आने वाली जातियों की आबादी है, जनसंख्या है। तो 12% को मिला कितना? 10% आरक्षण। कौन सा? ईडब्ल्यूएस। अब उसके बाद ओबीसी को कितना मिला? 27%। आबादी कितनी है? पता नहीं। मंडल कमीशन ने 1931 के आधार पर कहा था कि 52% है। आज जनगणना हो जाए तो पता चलेगा 60% से कम नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं 50 होंगे, मैं बीच में यहां भी मान लेता हूं, 55% मान लेता हूं। रिजर्वेशन कितना मिला? 27। एससी एसटी वो आबादी बढ़ चुकी है, वो 16% से लेकर के 9% के आसपास तक मामला है, लेकिन रिजर्वेशन कितना मिला? 22%। मैं केंद्रीय सरकार की बता रहा हूं। तो अगर 12% सवर्ण है, उनको 10% ईडब्ल्यूएस भी मिल गया, तो 2% सवर्णों को 40% जनरल कैटेगरी रिजर्व। क्योंकि आप कहते हैं कि जिसने फॉर्म में एससी एसटी ओबीसी लिख दिया वो तो उसी में जाएगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी में जहां जाती है वहां सब जगह घोटाला होता है। तो यूआर कैटेगरी उसे संवैधानिक आरक्षण की तरह बनाया गया, ओपन फॉर ऑल। अगर ओपन फॉर ऑल नहीं होगी तो 15% से जितना ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की बढ़ी है, 7.5% से जितना आबादी शेड्यूल ट्राइब की बढ़ गई है, और 27% से ऊपर, 55 में से 27 घटा लीजिए, ये जो जितने परसेंट लोग बचे हैं, लगभग 30%, तो ये सारे मिला के 40% लोग कहां जाएंगे? क्योंकि यूआर कैटेगरी 40% लोगों का पद 2% के लिए रिजर्व कर लिया गया। अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको लग जाना चाहिए, धर्म खतरे में, ये सब मान लेना चाहिए। गोबर खाने से विज्ञान है, बढ़ता है, बीमारी ठीक होती है। अगर आप समझदार हैं तो समझे ना कि बिना जाति जनगणना के ये पॉलिसी बन कैसे रही है, और रिजर्वेशन की पॉलिसी अगर डेटा बेस्ड है तो विदाउट डेटा कैसे आप पॉलिसी बना रहे हैं, और बिना इस पॉलिसी के आप कैसे कह देते हैं कि ये यूआर कैटेगरी जनरल और ये सब होना चाहिए। अब लौटिए मूल सवाल पर, इसलिए ये वाली किताब जरूर पढ़िएगा। मूल सवाल ये है कि अगर ओपन फॉर ऑल है, जैसे उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी आप पिछले दिनों में देखेंगे, सब में मैं गारंटीज कह रहा हूं घोटाला है। कभी वो कहते हैं कि हमने अपने ऑफिस में जांच की, जैसे लेखपाल भर्ती वाला देखा आपने, कई भर्तियां देखी, किसी में 0 ओबीसी की पोस्ट आई, किसी में 5%, 8%, 10%, 12%, और वो कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में सरप्लस है, ओबीसी जितने होने चाहिए उतने हैं। कब हो गए? कब से वैकेंसी शुरू हुई? और यूआर, ईडब्ल्यूएस ये सब नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं ना, सारे वही लोग हैं, वही वैकेंसी निकालते हैं, वही शर्तें बनाते हैं, और उन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कहते हैं कि अगर इंट्री लेवल पर आपने अगर एक बार लाभ ले लिया तो ऊपर आप जा ही नहीं सकते। यह मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक के मामले में हुआ यह कि 2013 में भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस की परीक्षा हुई, 2 चरणों में हुई, और प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य की कट ऑफ 267 नंबर थी, एससी के उम्मीदवारों की 233 और 270 के आसपास जनरल कैटेगरी की, जिसमें से जी किरण जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्होंने रियायती कट ऑफ का लाभ उठाते हुए 247 नंबर पर भी एंट्री पा ली, और उसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट में 19वां रैंक हासिल किया, और एंटनी ने यूआर कैटेगरी में 37वां रैंक हासिल किया।
कैडर आवंटित हुआ तो जिसकी रैंक अच्छी थी उसको प्रेफरेंस कैडर मिल गया, दूसरे वाले को नहीं मिला। और जब किरण को तमिलनाडु कैडर में रखा गया और एंटनी को जनरल इंसाइडर का पद दे दिया तो किरण ने इसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कैट और कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी और दोनों ही अदालतों ने यह कहा कि यह गलत है। एंट्री लेवल पर जो एग्जाम है अगर वो क्वालिफाइंग है और उसमें किसी ने रिजर्वेशन का फायदा ले भी लिया है तो आगे उसका रिजर्वेशन का हक आप नहीं छीन सकते। सिंपल लॉजिक है। अब ऐसे तो मान लीजिए किसी ने यूजीसी और नेट जेआरएफ में ओबीसी एससी एसटी में कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया, फिर आप वो जहां भी उस सर्टिफिकेट पर अप्लाई करेगा फिर तो आपको कल को ये भी नियम बना देंगे कि आपने रिजर्वेशन का एक बार फायदा ले लिया, आप उसी कोटे में रह जाएंगे। तो जो उस कोटे का है अगर वे सारे लोग अपने ही कोटे में हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? वैसे तो एससी और एसटी का भी नुकसान है, लेकिन 52-55% आबादी वाली ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, फिर उन्हें वो कोटे में आप कैसे रखोगे? अब आते हैं मूल सवाल पर। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी लेवल पर अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया यानी प्री मेंस इंटरव्यू, आपने प्री में रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो मेंस और इंटरव्यू में आप यूआर में नहीं जा सकते। कई जगह यही नियम चलता है, राज्य आयोगों में यही नियम चलता है, हर जगह यही नियम चलता है। अगर यह नियम चल रहा है तो फिर मिसलिनियस का मतलब क्या है? अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक नियम और चलाते हैं वो सबकी आयु सीमा में भी अगर आपने छूट ले ली, किसी और चीज में भी आपने छूट ले ली तो आप जा ही नहीं सकते। क्या रिजर्वेशन के सारे प्रावधान इसी तरह से बनाए जाने चाहिए? वो कोर्ट इस पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि दोनों हाथों में थाली नहीं हो सकती। अच्छा, दोनों हाथों में थाली किसके पास है? 12% आबादी, ईडब्ल्यूएस मिला 10%, उसके बाद 40% ओपन फॉर ऑल और रियलिटी में हुआ जनरल। किसके हाथों में दोनों थाली? कोर्ट के लोगों से भी तो पूछना पड़ेगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मिलॉट, जरा इसको भी बताइए, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ मेरिट? जाति जनगणना में मैंने इसकी भी बात की है कि एक आज नहीं पुराना तर्क है, मंडल कमीशन के समय से चला आ रहा है। मेरिट के नाम पर इस तरह के तमाम धोखे होते हैं और इसीलिए मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में एक सवाल पूछा है, अगर इतना सब है तो वो सारे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार राज्य सरकारें बताएं जिसमें रिजर्व कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन उन्हें मिला है उतने परसेंट किन किन डिपार्टमेंट में वो फुलफिल हो गए। प्रमोशन में रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, फिर तो आप प्रमोशन रिजर्वेशन के उस लॉजिक को जिसको इंदिरा साहनी जजमेंट ने पास किया उसको तो आप खारिज कर दोगे, क्योंकि भाई रिजर्वेशन से उनको नौकरी मिली तो हर जगह वो रिजर्वेशन में ही रहेंगे, तो फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू कर देते? करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करेंगे। ये सवाल बड़े मौजूद हैं और इतने बड़े सवाल हैं जिस पर कोर्ट इतना बड़ा फैसला ले लेती है। कोर्ट ने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया कि यूआर की कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ कभी भी एससी एसटी ओबीसी की नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों भर्तियां ऐसी हैं, हालांकि वो रद्द हो जा रही हैं, पेपर लीक घोटाला, जैसे उत्तर प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द हो गई क्योंकि सीक्वेंस के नंबर वाले सब घोटाला करके पास कर गए थे। एक तो वैसे ही नौकरियां खत्म, बर्बाद, लेकिन जो बची है उसमें इतना पेच डाल दो कि सामान्य आदमी को समझ में ही ना आए और जो धूर्त है वो डिसीजन मेकिंग के पद पर बैठ करके सारी जलेबी बनाता रहे, हर थाली में लड्डू लेकर खाता रहे और उसके बाद रिजर्वेशन वालों को अपमानित करने के लिए कहे दोनों हाथ में थाली चाहिए। बाकी समझदार एससी एसटी ओबीसी को इतना ही मैं समझा पाऊंगा, इससे ज्यादा क्या क्या किया जाए कि आपको समझ में आएगा। धर्म खतरे में नहीं, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, संवैधानिक आरक्षण खतरे में है, इसलिए इसको समझिए और बचाइए अपने बच्चों के भविष्य को। अगर कोर्ट में भी कोई ऐसा फैसला होता है तो समझिए, पढ़िए, जानिए कि मनवाद कहां कहां हावी है, वरना सोई हुई कौम को तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करे उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, जो ऐसे ही कोई जरूरी वीडियो होगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी कि अपना काम हम और बुलंदी से करते चलें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।